नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा ज़िले के एक कॉलेज में ज़ेर तालीम 24 तालिबात पर हिजाब पहनने की वजह से 7 दिनों के लिए क्लास में जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यह फैसला पित्तौर तालुके के ओपन गुडी डिग्री कॉलेज की तालिबात के हिजाब पहनकर क्लासेस में जाने की जिद करने के सबब लिया गया। ये वाक़या मंगल के रोज़ ऐसे वक्त में रौनुमा हुआ जब कर्नाटका हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए गाइडलाइंस जारी किए, जिनमें तालिबात के लिए यूनिफॉर्म को लाजमी करार दिया गया और बाहिजाब तालिबात को क्लासरूम्स में कोई जगह देने पर रोक लगा दी गई है। अगरचे के ज़्यादातर तालिबात बगैर हिजाब ही क्लासेस में जा रही हैं, ताहम कुछ तालिबात का मुतालबा है कि उन्हें हिजाब पहनकर ही क्लासेस में जाने की इजाज़त दी जाए। दरअसल अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद तालिबात अपने कॉलेजों से नाम कटा रही हैं ताकि ऐसे तालीमी इदारों में दाखिला ले सकें जहां हिजाब की इजाज़त है। कॉलेज इंतज़ामिया ने तालिबात से ये भी कहा कि जो हिजाब पहनकर क्लास में जाना चाहती हैं वो किसी दूसरे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हासिल कर सकती हैं। उडुपी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की 6 तालिबात के एहतजाज के तौर पर शुरू होने वाला हिजाब का बहरान गुज़िश्ता 1 साल में कर्नाटका में एक बड़ा मसला बन गया है। बीजेपी की साबिक़ तर्जुमान और शुला बयान लीडर नुपुर शर्मा के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा को मुंबई से मलक थाने शहर की मुंब्रा पुलिस ने नोटिस भेजा है। नोटिस के मुताबिक उन्हें आइंदा 22 जून को पुलिस स्टेशन में पहुंचकर बयान दर्ज कराने की हिदायत दी गई है। काबिल जिक्र है कि नुपुर शर्मा ने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक टीवी मुबाहिसे के दौरान मुतनाज़िया बयान दिया था। उसके बाद ही से उनके खिलाफ महाराष्ट्र में कई पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज करवाई गई थी। अब मुंबई पुलिस ने भी उन्हें जल्द नोटिस भेजने की बात कही। मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने 6 जून को कहा था कि नुपुर शर्मा को जल्द ही समन भेजा जाएगा। रजा एकेडमी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया था। मुंब्रा के अलावा मुंबई के पाइधोनी और पुणे में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हैं। वाज़ेह रहे कि जिस दिन नुपुर शर्मा ने टीवी मुबाहिसे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़िया बयान दिया था, उस दिन से ही उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा और उनके खानदान को सिक्योरिटी फराहम की है, जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक टीवी मुबाहिसे के दौरान अपने मुतनाज़िया तबसरों के सबब तनाज़े में घिरी हुई थी। नुपुर शर्मा और उनके अहले खानदान की जानिब से पुलिस को शिकायत दी गई है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इसके बाद पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। एक सीनियर एहलकार ने बताया कि शर्मा को सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन उन्होंने तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने FIR दर्ज कराते हुए कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। गौरतलब है कि नुपुर के मुतनाज़िया रिमार्क्स के सोशल मीडिया पर वायरल होने के चंद रोज़ बाद एक तरफ हिंदुस्तान के कानपुर जैसे शहर में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सड़कों पर निकल आए और तशद्दुद फूट पड़ा, वहीं बैनुल अक़वामी सतह पर भी हिंदुस्तान को तनकीदों का सामना करना पड़ा। कई ममालिक में ये मुहिम ट्विटर पर चली और हिंदुस्तानी मसनूआत के बाइकआउट होने लगे। सऊदी अरब, कतर, ओमान, जॉर्डन, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान समेत जुमला 15 ममालिक अब तक इस मामले पर हिंदुस्तान पर एतराज़ात उठा चुके हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इतवार को नुपुर शर्मा को पार्टी की रुकनियत से मुअत्तल कर दिया और दिल्ली मीडिया यूनिट के सरबराह नवीन जिंदल की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी है। बीजेपी ने तब कहा था कि वो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है और पार्टी किसी भी मजहबी शख्स के मुतनाज़िया रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करती है। बीजेपी ने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले अपने 38 कायदीन की पहचान की है। इनमें से 27 चुने हुए कायदीन को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी गई है। उनसे कहा गया है कि मजहबी मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से इजाज़त लें। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुतनाज़िया रिमार्क करने वाली नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई के बाद बीजेपी एक्शन में दिख रही है। कायदीन के पिछले 8 साल यानी सितंबर 2014 से 3 मई 2022 तक के बयानों को IT एक्सपर्ट्स की मदद से खंगाला गया। करीब 5200 बयान गैर ज़रूरी पाए गए। 2700 बयानों के अल्फाज को सेंसिटिव पाया गया। 38 कायदीन के बयानों को मजहबी अकायद को ठेस पहुंचाने वाली कैटेगरी में रखा गया। अनंत कुमार हेगड़े, शुभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह, इनके अलावा राय प्रताप सिम्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी,
साक्षी महाराज, संगीत सोम इन कायदीन में शामिल हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत के मुसलमानों की तकलीफ और दर्द को नहीं समझते। मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा महबूब मोहसिन इंसानियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। तकरीबन एक हफ्ता कबल भिवंडी के एक जलसे आम में वज़ीर आज़म से उन्होंने अपील की थी कि भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करें, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। आज बैरूनी ममालिक की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। तकरीबन 17 से ज़्यादा ममालिक ने भारत पर जोर दिया है कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी को समझने की ज़रूरत है कि उनकी पार्टी ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान खड़ा करके ऐलान जंग कर दिया। इसलिए पार्टी के तर्जुमान नुपुर शर्मा की मअतली से कुछ नहीं होगा। जब पार्टी ने यह इत्तेफाक कर लिया है कि तर्जुमान और पार्टी की कौमी आमिला के रुकन ने पार्टी के ख्यालात से हटकर बयान दिया तो उसे फौरी गिरफ्तार करें। हमारे आजकल नेपाली अपना फैसला लेकर हमारे मालेगांव में हुआ, जो हमारे इस्माइल साहब हमारे पार्टी लीडर मेरी उससे बातचीत, वो इस्माइल साहब से इम्तियाज़ साहब की बात की, हमारे जो महाराष्ट्र के सदर हैं, और कल बहुत देर तक रात में मेरी फारूक साहब से बात हुई और उनके द्वारा विधानसभा के डेवलपमेंट के बारे में मेरी बात हुई, पार्टी डेवलपमेंट के इशू, सब चीज़ें देखने का। सर, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनकी कल एक रैली है, जनसभा को संबोधित करना है, क्या आपकी क्या रिएक्शन है इसमें? तो कल कोई भी जा सकता है जनसभा करने, मैं भी जाऊँगा और मेरी भी सभा हमारी पार्टी की सभा हो। देशों में इसकी एक्शन है, तब कहीं ज़्यादा एक्शन हुआ और अब जो एक्शन हुआ क्या काफ़ी इसके 10 दिन के बाद जब अंग्रेजी टाइम्स ऑफ चैनल पर बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की कोशिश की, तो उसके 10 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिएक्ट करते हैं। 10 दिन तक क्यों रिएक्ट नहीं करे? आपके ही चैनल्स ने मेरे भिवंडी के भाषण का दिखाया था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से अपील की, रिक्वेस्ट किया था कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, आप अपने चीफ स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। आप नहीं लिए, आप 10 दिन के बाद एक्शन लेते हैं। क्या आप क्यों एक्शन लेते हैं भाई? क्योंकि जब देश के वाइस प्रेसिडेंट प्लेन में है, कतर को लैंड करने से पहले कतर की सरकार के लिए कि हम वाइस प्रेसिडेंट के का जो बैंक्वेट कैंसिल कर रहे हैं, जब वो लैंड करते हैं कतर की सरजमीन पर है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब, तो कतर भारत के एम्बेसडर को बुलाकर डिमार्च देता है और कहता है कि आप माफी चाहो, आपके बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की और अनाप शनाप में पड़ा। इससे बड़ी तकलीफ और तौहीन नहीं है भारत के लिए कि हमारा देश का वाइस प्रेसिडेंट एक फॉरेन कंट्री में है और उसी फॉरेन कंट्री के लोग जो मेज़बान भी हैं और हमारे एम्बेसडर को बुलाकर ये कहते हैं। तो अब तक हमारे आजकल नेपाली अपना तमिलनाडु की पुलिस ने उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ताल्लुक रखने वाले 6 मकामात को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को हिरासत में ले लिया है। यूपी पुलिस के एंटी टेररिज्म स्क्वाड की जानिब से मंगल को जारी बयान के मुताबिक आरएसएस से वाबस्ता एक शख्स की लखनऊ पुलिस को मौसूल होने वाली इत्तला पर एटीएस ने फौरी कार्रवाई करते हुए धमकी देने वाले शख्स को तमिलनाडु पुलिस की मदद से ट्रेस करके हिरासत में लिया। लखनऊ नॉर्थ जोन के एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्राची सिंह ने कहा कि 5 जून को आरएसएस से वाबस्ता 6 मकामात पर बम धमाके की इत्तला मिली थी। उन्होंने कहा कि पुलिस को इत्तला देने वाले शख्स ने बताया कि वो आरएसएस से वाबस्ता है और उसे व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में शामिल होने के लिए 5 जून को नामालूम फ़ोन नंबर से एक लिंक भेजा गया था। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद मज़कूरा ग्रुप में आरएसएस से वाबस्ता 6 मकामात पर बमबारी की बात कही गई। उनमें से 4 मकामात कर्नाटका और 2 उत्तर प्रदेश में हैं। इन जगहों में से एक उत्तर प्रदेश के मुड़ियाहू थाने में वाक़ई स्कूल है जिसे आरएसएस चलाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश में मज़कूरा फ़ोन नंबर को चेक करने पर उसकी लोकेशन तमिलनाडु में पाई गई।
तमिलनाडु पुलिस को इतला देने पर ट्रेस की गई लोकेशन से मज़कूरा शख्स को तहवील में ले लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त राज मोहम्मद वल्द मोहम्मद अंसार अली साकिन पिड्डू कोटाई जिला तमिलनाडु के तौर पर की गई। उन्होंने कहा कि मुलजिम को हिरासत में लेने के बाद एटीएस की टीम उसे यूपी लाने के लिए तमिलनाडु के लिए रवाना हो गई है। फिलहाल तमिलनाडु पुलिस ने मुलजिम से इब्तिदाई पूछगछ मुकम्मल कर ली है। नमाज पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करने वाली अखिल भारतीय हिंदू महासभा की नेशनल सेक्रेटरी पूजा शिकुन पांडे के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शिकुन पांडे को एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट की जानिब से नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस का जवाब देते हुए उसने कहा कि अगर सच बोलने से किसी मजहब के जज्बात को ठेस पहुंचती है तो उन्हें अपने बयान पर अफसोस है। दरिया असना शिकुन पांडे ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसने जो बयान दिया था वो इश्तियाल अंगेज है। एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नेथानी ने मंगल के रोज कहा कि पूजा शिकुन पांडे के खिलाफ काबिल एतराज बयान देने पर अलीगढ़ के गांधी पार्क पुलिस स्टेशन में सेक्शन 153A, 153, 295A और 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन फेमिनिस्ता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भट्टी पूजा शकुन पांडे हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने दोहा में कतर के वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल सानी के साथ वफद की सतह पर बातचीत की। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि दोनों फरीक़ैन ने वफूद की सतह पर बातचीत की और दो तरफ़ा ताल्लुकात बशमूल तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन का जायज़ा लिया। वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक नायडू ने हिंदुस्तान से नायब सदर की सतह के पहले ख़तर के दौरे पर खुशी का इजहार किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से ताज़ा अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी गुजार ने मुतालबा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान पाए गए ढांचे की नौइयत पता करने के लिए एक कमेटी या कमीशन मुकर्रर किया जाए ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया ये शिवलिंग है जैसा कि हिंदुओं ने दावा किया या फिर पाया गया ढांचा एक फवारा है जैसा कि मुसलमान दावा कर रहे हैं। कांग्रेस ने पंजाब के साबिक वजीर साधु सिंह धर्मसोत की मुबैना बदनवानी के मामले में गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम की कार्रवाई करार दिया। विजिलेंस ब्यूरो ने साबिक वजीर साधु सिंह धर्मसोत को सुबह 3 बजे अमोला से गिरफ्तार किया। पंजाब कांग्रेस के सदर अमरिंदर सिंह राजा वुडिंग ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजीर आला भगवंत मान को मुखातिब करके ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मान साहब जैसा कि तवक्को थी, आप साबिक वजीर सरदार साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी से अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, बेरोजगारी, अरविंद केजरीवाल की मुदाखलत जैसे मसाइल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। कानून अपना काम करेगा लेकिन इसे कंगारू अदालत का इंसाफ ना बनाए, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ नाकाम होंगी। वहीं कांग्रेस के मुख्तलिफ कायदीन ने इस गिरफ्तारी की मजम्मत की, जबकि आम आदमी पार्टी का बल्कि पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि ये पूरा मामला करप्शन से जुड़ा हुआ है और उनका नाम लेने के बाद ही गिरफ्तारी की गई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मंगल के रोज शुभदीप सिंह सिद्धू मूसावाला के अहले खाना से मुलाकात की। राहुल ने सिद्धू के वालिद से गले मिलकर इजहार ताज़ियत किया। साथ ही उन्होंने सिद्धू की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत भी पेश किए। राहुल गांधी के साथ पंजाब कांग्रेस के सदर अमरिंदर सिंह राजा
वडिंग और सीनियर लीडर प्रताप बाजवा भी मौजूद थे। राहुल गांधी इससे पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पार्टी कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद वो सड़क के रास्ते मानसा के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी के दौरे के पेश नज़र मूसेवाला की रिहायशगाह के बाहर हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए थे। राहुल गांधी की मुतासरा अहल खाना से मुलाकात के दौरान मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। राहुल गांधी वहां मुनक़िदा एक ताज़ियती नशिस्त में शिरकत किए और मीडिया को कोई बयान दिए बगैर वापस लौट गए। बाद में राहुल गांधी की सिद्धू मूसेवाला के वालिद बिलकौर सिंह से मुलाकात की तस्वीर कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई। इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा गया कि हमें दर्द का एहसास है, हमने दर्द बांटना सीखा है। मध्य प्रदेश की दारुल-हुकूमत भोपाल में मकामी काउंसिल के इंतखाबात उसके टिकट को लेकर पीर के रोज कांग्रेसियों में लात घूंसे चल गए। बाहरी के मुद्दे पर कांग्रेस एक दूसरे पर टूट पड़े। इस मारपीट के साथ एक दूसरे के साथ जमकर गाली गलौज भी की गई। वार्ड के कॉरपोरेटर्स की दावेदारी के दौरान ये मामला हुआ। डिस्ट्रिक्ट सदर कैलाश मिश्रा ने बताया कि मीटिंग में दावेदारों से बायोडेटा लिए जा चुके थे। मीटिंग खत्म हो गई थी। इसके बाद कुछ वर्कर्स में नोकझोंक हो गई। पुलिस का कहना है कि जम्मू के केनाटुक के दयारान इलाके में 3 मैग्नेटिक आईडीज जिन्हें ड्रोन के साथ पेलोड के तौर पर मुंसलिक किया गया था, उसे गिराकर तबाह कर दिया गया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि बीएसएफ ने पीर की रात केनाटुक के इलाके में ड्रोन सरगर्मी देखी। उन्होंने कहा कि सरगर्मी देखते हुए बीएसएफ एहलकारों ने ड्रोन की तरफ कुछ गोलियां चलाई। उनका बयान में कहना था कि उसके फौरन बाद एक पुलिस पार्टी को तैनात किया गया, जिसने इलाके में एंटी ड्रोन एसओपीज की पैरवी की। बयान में कहा गया कि ड्रोन को रात के 11 बजे देखा गया और इस पर दोबारा गोलियां चलाई गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान ड्रोन के साथ मुंसलिक पेलोड को नीचे गिराया गया, ताहम ड्रोन को नीचे गिराने में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तर्जुमान ने बयान में कहा कि पेलोड में एक टिफिन बॉक्स में 3 मैग्नेटिक आईडीज रखी गई थी, जिनके साथ टाइमर 3 घंटे, 8 घंटे वगैरह मुख्तलिफ औकात तक सेट किया गया था। उन्होंने कहा कि आईडीज को कंट्रोल शुदा धमाके के जरिए तबाह कर दिया गया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शुमाली बंगाल के दौरे पर अलीपुर द्वार जिला पहुंची ममता बनर्जी ने अपने बयान में बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मगरबी बंगाल को तकसीम करने की कोशिश में मसरूफ़ है। वज़ीर आला ने कहा कि हम बीजेपी की उन कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार करते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल को तकसीम करना चाहती है, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए अपना खून बहाने की ज़रूरत पड़े। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कांग्रेस की साबिका हुकूमतों पर कबायली बिरादरी को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उनकी तरक्की पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी गई।
मंगल को नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करते हुए अमित शाह ने इसका मवाजना प्लानिंग कमीशन से किया और कहा कि कबायली समाज की तरक्की में उसका किरदार वही होगा जो मुल्क की तरक्की में प्लानिंग कमीशन का है। उन्होंने कहा कि इदारा मुल्क के 2 दर्जन से ज़्यादा कबायली तहकीकी इदारों को कौमी सतह पर जोड़कर एक धागे में बांधने का काम करेगा और इसके दूररस नताइज बरामद होंगे। इस सभी विषय पर, जैसे मैंने आगे कहा, जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, भाषा, परंपरा, खानपान और स्थानीय कानूनों, ये सभी विषयों पर अगर अनुसंधान करना है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर ही हो सकता है और उसकी मान्यता भी तभी आ सकती है जब ये अनुसंधान का पेपर राष्ट्रीय जनजाति कल्याण मंत्रालय में आए और उसके माध्यम से संसद में जाए। इंस्टीट्यूशन विभिन्न विषयों पर अनुसंधान और मूल्यांकन करेगा, जो मैंने आगे बताया है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण और जो संस्थान चल रहे हैं उसकी क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करेगा। डेटा संग्रह भी करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अच्छी जो बातें हुई है उसका प्रचार और प्रसार भी करेगा। जनजातीय त्योहारों को एक अलग स्वरूप से आधुनिक स्वरूप देकर इसकी मूल भावनाओं को संजोए रखते हुए लोकप्रिय बनाना, उसको टूरिज्म के उपयोग में लाना, इसका भी आयोजन करेगा। पारंपरिक कानून पर डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च का कार्य करेगा। मोदी जी ने जो कल्पना करी है जनजातीय संग्रहालयों की, इसमें क्या विविधता हो सकती है, इसका रखरखाव, इसका मेंटेनेंस, इस पर भी काम करेगा और सभी नीतियों के बारे में राज्य सरकारों के साथ समन्वय का काम भी यही अनुसंधान केंद्र करेगा। एक दृष्टि से समग्र जनजातीय समाज के विकास का खाका खींचने का काम ये अनुसंधान केंद्र करने वाला है। तो देखने में फौरी तौर पर तो एक इंस्टीट्यूट लगेगी, मगर मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, बहुत समझ कर कह रहा हूं। आने वाले देश की आजादी के शताब्दी तक के समय के 25 साल के जनजातीय विकास की रीढ़ की हड्डी ये अनुसंधान केंद्र बनने वाला है। इस सभी विषय पर, जैसे मैंने आगे कहा, जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, भाषा, परंपरा। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मुल्क की पहली कौमी फिजाई स्पोर्ट्स पॉलिसी जारी की, जिसमें मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ फिजाई क्लस्टर समेत 11 किस्म के हवाई खेलों के लिए एक मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम बनाने का इंतजाम किया गया। इससे मुल्क में सियाहत, सफ़र, मैन्युफैक्चरिंग और बुनियादी ढांचे की तरक्की को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पॉलिसी को जारी करते हुए सिंधिया ने कहा कि आज मुल्क के शहरी हवाबाजी के शोबे के लिए एक तारीखी मौका है, जब हिंदुस्तान में फ़िज़ाई खेलों को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी तहक़ीक़ और मुताले के बाद एक कौमी फ़िज़ाई स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार की गई है। The national associations for each particular sport. So every particular sport will have a vertical national association, which will elect its own body, which will have its own members. Nothing to do with government. Below that will be the regional or state associations, and below that will be the district associations. So you will have, in many ways, a 4-tier structure, headed by the Air Sports Federation of India. Each association the president and secretary of each association will be represented in the ASFI as full members with votes. We will have the Aero Club of India also as a member, and we will have 3 eminent experts from the private sector and their own secretariat. We've engaged in a very long process of consultation through the drafting committee. The first draft was published on the 1st of January 2022 on the basis of multiple comments that we've got from
multiple ministries, the private sector, the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Ministry of Tourism, the Army, the Indian Air Force, the NCC, experts from airports. And so therefore, on the basis of this draft that was published for comments, we've developed the final airports policy, which has also recognized 6 new airports, which were hitherto not included in the earlier list. And those are model rocketry, powered landing, powered hang gliding, parachuting, powered aircraft, and rotorcraft. So we have an amalgam of close to about 11 airports, and we are going to expand the list as we go along. And the key distinction here to note is whereas on the one side you will have 8 members of Airports Federation of India from the government, mainly Ministry of Civil Aviation, Youth Affairs and Sports, Defence, Home Affairs. अब बात कोरोना वायरस की। बीते 24 घंटों में 3,676 नए मरीजों की पहचान हुई। 2,497 मरीज कोरोना से ठीक हो गए, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई। अकेले केरल और महाराष्ट्र में 70% नए केसेस आए। जुमे के रोज यानी 3 जून के बाद कोरोना केसेस 4,000 से नीचे रिकॉर्ड किए गए। जुमे के रोज 3,945 केसेस आए थे। उसके बाद हफ्ते के रोज 4,270 और इतवार के रोज 4,518 मामले सामने आए थे। इतवार के मुकाबले पीर के रोज नए केसेस में 842 की कमी आई है। इस तरह से कोविड के मामलों में 5.3% की कमी देखी गई। इतवार के रोज 2,779 कोरोना मरीज ठीक हुए, जबकि 9 मुतासरीन ने अपनी जान गंवाई थी। मक्के मुकर्रमा में आज़मीन की रिहाइश के लिए मख्तस करदा हाउसिंग यूनिट्स के मालिकीन का कहना है कि रवां साल हज के सीज़न में रिहायशी कमरे किराए पर लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आज़मीन हज राब्ता कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाउसिंग वर्कर्स ने आज़मीन के इस्तकबाल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस तनाजुर में कौमी कमेटी बराए हज, उम्रा और ज़ियारत के रुकन और मक्के मुकर्रमा में होटल्स कमेटी के रुकन हानी अल उमैरी ने एक मीडिया होस्ट को बताया कि मक्के में हुज्जाज किराम के क़याम के लिए 3,000 से ज़ायद रिहाइश गाहें मख्तस हैं। उन्होंने कहा कि मक्के मुकर्रमा में होटलों के तकरीबन 2,50,000 कमरे हुज्जाज किराम के क़याम के लिए तैयार हैं। उन कमरों में हुज्जाज किराम की आसानी के लिए बैनुल अक़वामी मियार की सहूलतें फराहम की गई हैं। हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों का ख़ास ख्याल रखा गया है और होटलों में मालिकीन की तरफ से अल्लाह के मेहमानों की सेहत के पेश नज़र सैनिटाइज़र के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया। दूसरी तरफ हुज्जाज की रिहाइश की जिम्मेदार कमेटी ने आज़मीन हज की रिहाइश के लिए इमारतों के इजाज़तनामे जारी करने की मुद्दत ख़त्म कर दी है। उन्होंने वजाहत की कि मुक़द्दस शहर मक्का और सिविल डिफेंस के सेक्रेटेरिएट की तरफ से मंजूर शुदा मुतअद्दिद मुशावरती इंजीनियरिंग दफातर को आज़मीन के लिए तैयार की गई क़याम गाहें मायना करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ताकि जिन ज़वाबित और उसूलों पर परमिट जारी किया गया था उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। दूसरी जानिब कोरोना वबा की वजह से 2 साल से गैर हाजिरी के बाद मक्के मुकर्रमा के मुख्तलिफ रिहायशी महलों में आज़मीन की रिहाइश के लिए मख्तस की गई इमारतें हज सीज़न के लिए किराए के बैनरों से सज गई हैं। तमिलनाडु में एक मां ने ही अपनी नाबालिग बेटी का रेप कराया और फिर उसके एक्स का सौदा कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामला सेलम जिले का है। जांच में पता चला कि नाबालिग लड़की से उसकी मां का एक मर्द दोस्त है, वो पहले रेप करता था और फिर उसके एक्स को अस्पतालों में बेचा करता था। रेप से मुतासरा की मां और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। नज़दीकी रिश्तेदारों ने इस जुर्म की खबर में इस कारोबार को लेकर पूरा मामला पुलिस को बताया। पुलिस के मुताबिक लड़की के साथ रेप और उसके एक्स को बेचने का सिलसिला 2017 से चल रहा है। उस वक्त लड़की नाबालिग थी। पिछले 4 साल में 8 से ज़्यादा बार उसकी कोक का सौदा किया गया। लड़की ने बताया कि हर बार प्रेग्नेंट होने के बाद एग बेचने पर हॉस्पिटल से 20,000 रुपये मिलते थे। इसमें से 5,000 रुपये एक खातून कमीशन के तौर पर रख लेती थी और बाकी पैसे माँ और उसके दोस्त रख लेता था। ऐसा साल में 2 बार किया जा रहा था। ये अंदेशा है कि IVF के लिए ऐसा किया गया हो। रियासत के हेल्थ सेक्रेटरी ने मीडिया को बताया कि इस केस की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। अभी तक पॉस्को एक्ट या फिर दीगर मामलों के तहत केसेस दर्ज किए जाते थे। इस मामले में बांझपन के बढ़ते केसेस के एंगल से भी जांच की जा रही है।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।